हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। गाइस, अपने आज के सेशन की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोज टेस्ट। ये इंग्लिश सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, अब किसी को भी उठा लो, सबके प्री या मेंस में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ठीक है गाइस, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने चैंपियन सीरीज के पार्ट 11 की। गाइस, चैंपियन सीरीज ये हमने एक सीरीज चालू करी है टू डायरेक्टली टारगेट एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। मतलब इस सीरीज में प्रीलिम्स में आने वाले तीनों ही सेक्शन में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके 10 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। तो उन 10 वीडियोस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो हम इस सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं दैट हाउ टू अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एग्जांपल्स। इसी के साथ साथ हाउ टू सॉल्व पैराजंबल्स और पैराजंबल के एग्जांपल्स, देन हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, देन क्लोज टेस्ट के एग्जांपल्स, देन हाउ टू सॉल्व फिलर्स। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम देख चुके हैं हाउ टू सॉल्व पजल्स और पजल के ढेरों एग्जांपल्स, अलग अलग पैटर्न के पजल्स। और उसी के साथ साथ हम देख चुके हैं हाउ टू सॉल्व मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के एग्जामिनेशन के लिए मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, और क्वांट की बात करें तो क्वांट में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट हाउ टू अप्रोच डेटा इंटरप्रिटेशन, और हमने काफी अलग अलग पैटर्न के डेटा इंटरप्रिटेशन भी देखे हैं, अलग अलग टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन देख चुके हैं हम ऑलरेडी। और उसके साथ साथ ही हमने देखा था हाउ टू अप्रोच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल हम इस सीरीज में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाय द टाइम आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आए, आपका सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आपका सारा डर इन सारे के सारे टॉपिक्स से खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो आज है हमारा पार्ट 11 और आज बारी है क्लोज टेस्ट की। तो चलो आगे चलते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं क्लोज टेस्ट को और आज का सेट देखते हैं। तो भाई ये है हमारे सामने आज का क्लोज टेस्ट। अब गाइस, ये लंबा चौड़ा भारी भरकम से क्लोज टेस्ट हमारे सामने है। इसको अच्छे से देखोगे तो आपको मुश्किल मुश्किल वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके साथ साथ एक क्लोज टेस्ट इतना लंबा है कि बाय द टाइम काफी सारे बच्चे स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंचेंगे तो वो यही भूल जाएंगे कि स्टार्ट में क्या था और एंड में क्या है। मतलब एक कनेक्शन बिठाने में भी काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी और इस वजह से ही मैंने इस क्लोज टेस्ट को पिक करा है, बिकॉज इस बार के प्रीलिम्स में ऐसे एग्जैक्टली सेम क्लोज टेस्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी क्लोज टेस्ट काफी लंबा है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हम ब्लैंक ए से लेके ब्लैंक एफ तक देखेंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं और साथ में रीड करते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। अब गाइस, इस क्लोज टेस्ट को चालू करने से पहले आप सबका यही क्वेश्चन होगा कि ये रेड कलर से जो मार्क्ड वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। अब गाइस, मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूं, पिछले 10 पार्ट जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उन 10 के 10 में मैंने आपको एक ही बात बोली है, किसी भी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ऊपर इनका दिया होता है डिस्क्रिप्शन, जहां पे लिखा होता है क्वेश्चन 1 to 10 आगे कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये चीज मिसिंग है। इस चीज को मैंने जानबूझ के ओमिट करा था यहाँ पे, जिससे आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ आए कि क्यों वो एक लाइन या दो लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे अगर उस डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ये है कि कुछ वर्ड्स हैं जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क्ड हैं, पूरा सेंटेंस रीड करना है, उन रेड वर्ड्स को भी रीड करना है और आपको चेक करना है कि वो जो रेड वर्ड्स हैं, ये जो रेड कलर मार्क्ड वर्ड्स हैं, ये इस सेंटेंस में फिट हो रहे हैं कि नहीं। अगर फिट हो रहे हैं तो आपको ऑप्शन मार्क करना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और अगर फिट नहीं हो रहे हैं तो इन बाकी 4 या 5 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन रीड करो। The global central bank's unwilling pursuit of positive but low inflation has become a dangerous delusion। अब देखो, पहला ब्लैंक क्या है यहाँ पे, वो है अनविलिंग, और दूसरा ब्लैंक क्या है यहाँ पे, डिल्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी तक, ये बोल रहा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक का अनविलिंग परस्यूट ऑफ पॉजिटिव बट लो इन्फ्लेशन है, वो एक डेंजरस डिल्यूजन बन गया है। ओके, इट इज डेंजरस बिकॉज द पॉलिसीज नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव कुड हैव अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। अब ये बता रहे हैं कि ये डेंजरस क्यों है। भैया, डेंजरस इसलिए है बिकॉज इन पॉलिसीज को अचीव करने के लिए कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। और डिल्यूजन क्यों है, बिकॉज देयर इज करेंटली नो गुड रीजन टू बी परस्यूइंग द ऑब्जेक्टिव इन द फर्स्ट प्लेस। भैया, डिल्यूजन इसलिए है बिकॉज इस पॉलिसी को परस्यू करने का, इन ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने का अभी कोई भी सही रीजन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पे अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ये बोल रहा है कुछ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं जो किसी एक पॉजिटिव बट लो इन्फ्लेशन पॉलिसी को परस्यू कर रहे हैं और एक पॉलिसी कुछ डेंजरस डिल्यूजन हमारे लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या बताया
तो पहले ये बताएं कि ये डेंजरस क्यों है। भाई डेंजरस इसलिए है बिकॉज कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट्स लेके आ रहा है, और डिल्यूजन क्यों है बिकॉज भाई इन ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने का अभी हमारे पास कोई बड़ा मोटिवेशन भी नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो एक चीज यहां पे अगर आपको समझ आ रही हो कि हम फर्स्ट ब्लैंक से पहले सेकंड ब्लैंक को मार्क कर सकते हैं। भाई यहां लिखा है डेंजरस डिल्यूजन, और सेकंड सेंटेंस में अलग अलग इनको डिस्क्राइब भी करा है। भाई पहले बताया कि ये डेंजरस क्यों है और फिर बताया कि डिल्यूजन क्यों है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सेकंड ब्लैंक का ये डिल्यूजन लिखा है ये बिल्कुल सही है। भाई इसी डिल्यूजन को तो यहां पे इन्होंने और ज्यादा एक्सप्लेन करा है ना। भाई पहले बताया कि डेंजरस डिल्यूजन है, और फिर बताया डेंजरस क्यों है, और उसके बाद बताया कि डिल्यूजन क्यों है। मतलब सेकंड ब्लैंक का हमारा आंसर क्या होगा? भाई सेकंड ब्लैंक का हमारा आंसर होगा डिल्यूजन बिल्कुल सही है। दैट मींस नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब सेकंड ब्लैंक हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट ब्लैंक देखो, भाई यहां बोल रहा है कि ग्लोबल बैंक कुछ अनविलिंग परस्यूट कर रहे हैं, बट यहां तो ये बोल रहा है ना कि भाई वो डेंजरस भी है और डिल्यूजन भी है, तब भी ग्लोबल बैंक्स उसको परस्यू करना चाहते हैं। इसका मतलब अनविलिंग तो बिल्कुल गलत हो गया ना। अनविलिंग का मतलब बिना मन के, बट यहां तो वो मन से परस्यू कर रहे हैं उस पॉलिसी को, डेंजरस होने के बाद भी, डिल्यूजनल होने के बाद भी। इसका मतलब अनविलिंग तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन रीड करते हैं। इंपल्सिव, इंपल्सिव मतलब किसी को फोर्स करना। तो क्या ये फोर्सफुल पॉलिसी है? हो सकता है, गलत नहीं है, सही भी नहीं है। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। ब्रीच, ब्रीच मतलब किसी सिक्योरिटी का ब्रीच, सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी तोड़ना। तो किसी चीज को तोड़ तो नहीं रहे, तो ब्रीच नहीं हो सकता। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना या किसी चीज को सीरियसली लेना, तो विजिलेंट भी हो सकता है। एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट मतलब किसी चीज को एनिमी बनाना, दुश्मन के तौर पे किसी चीज को देखना। तो दुश्मन के तौर पे नहीं देख रहा भाई, ये तो उस पॉलिसी को परस्यू करना चाहते हैं। और फिफ्थ ऑप्शन है इमर्ज, इमर्ज मतलब किसी चीज को उभरना। तो उभरने की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन 1 इंपल्सिव एंड ऑप्शन 3 विजिलेंट। अब देखो इंपल्सिव का मतलब होता है थोड़ा फोर्सफुली करना, और विजिलेंट का मतलब होता है बहुत मन से करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट होके करना। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी चीज को तभी करेगा ना जब वो किसी कंट्री के हित में होगा। भाई कंट्री के इकोनॉमिकल बेनिफिट में आएगा तभी तो उसको करना चाहेगा। किसी चीज को फोर्सफुली तो नहीं करेगा भाई सेंट्रल बैंक। भाई सेंट्रल बैंक हमेशा किसी चीज को सीरियसली ही करेगा और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ही करेगा। तो क्या इंपल्सिव ज्यादा सही है या विजिलेंट? भाई इंपल्सिव हो गया थोड़ा फोर्सफुली, तो मैं यहाँ इंपल्सिव चूज ना करते हुए क्या विजिलेंट चूज करता हूं। इसका मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस चीज को सीरियसली ले रहे हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे विजिलेंट होता तो सेंटेंस क्या बनता? द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स विजिलेंट परस्यूट ऑफ पॉजिटिव बट लो इन्फ्लेशन हैज बिकम अ डेंजरस डिल्यूजन। मतलब जो वो एक पॉजिटिव बट लो इन्फ्लेशन वाले अपने परस्यूट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वो एक डेंजरस डिल्यूजन होता जा रहा है। और सेकंड सेंटेंस में आगे इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करा गया है। इसका मतलब बिल्कुल सही है। फर्स्ट ब्लैंक हो गया हमारा विजिलेंट, और ब्लैंक 2 का आंसर क्या हो गया मेरा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड, दैट इज डिल्यूजन ही सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 पढ़ते हैं। भाई आगे रीड करो। इन द 1970s when inflation in the advanced economies rose sharply, central banks rightly dash, और यहां पे डैश की जगह क्या लिखा है? adhere it। अब भाई आप मुझे ये बताओ, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हुई है? फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात हुई है कि हमारे जो इतने सेंट्रल बैंक्स हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं, वो पॉजिटिव बट लो इन्फ्लेशन की तरफ काफी ज्यादा इंक्लाइंड है, और वो पॉजिटिव बट लो इन्फ्लेशन वाली पॉलिसीज को परस्यू करना चाहते हैं। मतलब लो इन्फ्लेशन चाहते हैं, वो हाई इन्फ्लेशन तो नहीं चाहते। और सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में क्या लिखा है? इन 1970s व्हेन इन्फ्लेशन इन द एडवांस्ड इकोनॉमीज रोज शार्पली, मतलब जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा तब सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया? भाई आज वो लो इन्फ्लेशन वाली पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1970s में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली उन पॉलिसीज को वो रिजेक्ट कर रहे होंगे, उन पॉलिसीज से दूर भाग रहे होंगे। तो भाई इसका मतलब अडेयर तो आंसर नहीं हो सकता। अडेयर मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना। तो क्या राइजिंग इन्फ्लेशन को वो सपोर्ट कर रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब अडेयर यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। ठीक, तो मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बाकी के ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन 1 रेजिस्टेड, रेजिस्टेड मतलब उससे दूर भागे, उसको रोकने की कोशिश करी। ऑप्शन 1 सही हो सकता है। ऑप्शन 3 पढ़ो। क्लियर, क्लियर मतलब उसको पास कर दिया, क्लियर गलत हो गया। कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब किसी चीज के लिए कन्विक्शन अंदर से लेके आना, तो कन्विक्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। ऑप्शन 5 अटेंटिव, किसी चीज के लिए अटेंटिव होना, तो यहाँ अटेंटिव थोड़ी होना है, उनको तो यहाँ रिजेक्ट करना है इस पॉलिसी को। इसके लिए मतलब राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी का हमारा। भाई ब्लैंक सी का मेरा आंसर सही हो गया ऑप्शन 1, दैट इज रेजिस्टेड। और रेजिस्टेड इस ब्लैंक में फिट करके देखो। इन द 1970s when inflation in the advanced economies rose sharply, central banks rightly resisted it। राइटली उन्होंने मना करा, राइटली उन्होंने रोकने की कोशिश करी इस चीज को। ठीक बैठ रहा है अभी तक?
आगे पढ़ो। द लेसन सेंट्रल बैंकर्स टुक फ्रॉम दैट बैटल वाज दैट लो इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। भाई एक लेसन जो सेंट्रल बैंकर्स ने उस बैटल से सीखा वो ये था कि लो इन्फ्लेशन नेसेसरी कंडीशन है हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, ठीक है। But subtly and over time, this lesson has morphed into a belief that low inflation is also a sufficient condition for sustained growth. आगे बोल रहे हैं कि but with time, over time क्या हुआ, ये लेसन इस तरीके से चेंज हो गया कि अब वो ये मानने लग गए कि लो इन्फ्लेशन अकेले एक सफिशिएंट कंडीशन है सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। मतलब पहले जहां ये माना जाता था कि लो इन्फ्लेशन नेसेसरी कंडीशन है, ओवर टाइम वो ये मानने लग गए कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब अकेले लो इन्फ्लेशन की मदद से ही आप सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आ सकते हो। मतलब यहाँ पे उनके बिलीव्स थोड़े चेंज हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ब्लैंक क्या है, यहाँ हमारा ब्लैंक है ये रेड कलर मार्क्ड वर्ड और ये है मॉर्फ्ड। मॉर्फ्ड का मतलब क्या होता है? मॉर्फ्ड का मतलब होता है किसी चीज को बदलना, किसी चीज के स्ट्रक्चर को चेंज करना, किसी चीज के शेप को चेंज करना। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये अपने बिलीफ जो इन्होंने लेसन लर्न करे थे, इनके बिलीफ इन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो क्या ये मॉर्फ्ड बिल्कुल सही बैठ रहा है? भाई मेरे ख्याल से अभी तक तो सही बैठ रहा है। बाकी इसके ऑप्शंस और रीड कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 पढ़ो, रिफर्ड। रिफर्ड मतलब किसी चीज को रेफर करना, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 पढ़ो, डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म होता है किसी बिलीफ को बहुत मन से मानना। तो यहां किसी चीज को मान नहीं रहे हैं या उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो चीज को पहले नेसेसरी कंडीशन माना जा रहा था, अब उसी लो इन्फ्लेशन को सफिशिएंट कंडीशन माना जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 2 डॉगमेटिज्म भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब होता है किसी चीज में चालबाजी करना या अक्ल लगाना। तो यहाँ पे अक्ल भी नहीं लगाई जा रही है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 हो सकता है कि मॉर्फ्ड ही सही हो। और ऑप्शन 5 पढ़ो, आउटरेजियसनेस। आउटरेजियसनेस मतलब क्रोध लाना, अंदर से गुस्सा लाना या किसी चीज के लिए भड़क जाना। तो यहाँ ना कोई भड़क रहा है ना अंदर से गुस्सा आ रहा है, तो मतलब आउटरेजियसनेस भी गलत ऑप्शन हो गया। मतलब राइट आंसर क्या है? राइट हो गया हमारा ऑप्शन 4, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मॉर्फ्ड जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। मतलब जिस कंडीशन को पहले नेसेसरी कंडीशन माना जा रहा था, ये बिलीफ था, वो बिलीफ अब चेंज हो गया है, वो बिलीफ अब मॉर्फ्ड होके नेसेसरी कंडीशन बन गया है। ब्लैंक डी हो गया हमारा ऑप्शन 4, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आगे पढ़ो। That change may have been due to the benign economic conditions that accompanied the period of disinflation from the late 1980s to 2017, commonly dashed to as the Great Moderation. Commonly dashed क्या बोलते हैं हम ऐसे, कब जब भी किसी चीज के नाम को आगे एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज या कॉमनली नेम्ड एज या कॉमनली रिफर्ड टू एज। तो इसका मतलब सप्रेस तो यहां आंसर नहीं हो सकता ना, मतलब ये ऑप्शन में सप्रेस तो नहीं होगा। मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन पढ़ो। भाई ऑप्शन 1 हो गया इनटेम्परेंस, इनटेम्परेंस नहीं होगा। ऑप्शन 2 पढ़ो, असेंट गलत हो गया। ऑप्शन 3 स्टॉन्चनेस गलत हो गया। ऑप्शन 5 देखो, रेफर्ड। मैं इतनी जल्दी ऑप्शन 5 में इसीलिए आया बिकॉज मैं ऐसे ही किसी वर्ड को ढूंढ रहा था जहां लिखा है कॉमनली नोन एस या कॉमनली रिफर्ड एस। रिफर्ड मतलब इसको ऐसा बोला जाता है, नोन एस को इसको ऐसा जाना जाता है, या कॉमनली नेम्ड एस मतलब इसका ऐसा कॉमनली नाम लिया जाता है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर नाम की बात होती है तो हम वहां पे रिफर्ड एज या नोन एज या नेम्ड एज ही लगाते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत इजी ऑप्शन था, ऑप्शन 5 रिफर्ड एज ग्रेट मॉडरेशन। फाइन, मतलब यहां तक हमारा ऑप्शन ई मार्क हो गया। आगे पढ़ो। For central bankers, it was comforting to believe that they had reduced inflation by controlling demand and that their policies have many beneficial side effects for the economy. After all, this was the demand-oriented F वाला blank आ गया, refrain लिखा है उसमें, they had used to justify tight money to begin with. तो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारे जितने भी सेंट्रल बैंकर्स थे वो बहुत कंफर्टेबली इस चीज को बिलीव करने लग गए थे कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो ये सारी बेनिफिशियल साइड इफेक्ट्स लेके आ रही हैं। जबकि ऊपर क्या बताया गया कि भाई एक बहुत ही अच्छा पीरियड चल रहा था, बिनाइन इकोनॉमिक कंडीशन आ गए थे 1980 से लेके 2007 में, जिसको यहाँ पे बोला गया ग्रेट मॉडरेशन। इस टाइम में इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी ये खुद ब खुद अच्छी हो गई थी, मतलब लो इन्फ्लेशन खुद ही आ गया था। मतलब सेंट्रल बैंकर्स जिस पॉलिसी को मान रहे थे कि उनकी पॉलिसीज ने काम करा, जबकि उनकी पॉलिसीज ना काम करते हुए ग्रेट मॉडरेशन वाले टाइम में सब कुछ ही अच्छा हो गया था, वो बिनाइन इकोनॉमिक कंडीशंस में पहुंच गए थे। तो आगे क्या लिखा है? आफ्टर ऑल दिस वाज द डिमांड ओरिएंटेड डैश दैट दे यूज्ड टू जस्टिफाई टाइट मनी टू बिगिन विथ। भाई जब भी किसी चीज को रेफर करते हैं यहाँ पे, जब भी किसी चीज के पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बोला जाता है, तब हम बोलते हैं भाई उन्होंने कोई एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है या कोई एक प्लॉट सेट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। वाइल्डनेस,
भाई वाइल्डनेस फिट करके देखो, आफ्टर ऑल दिस वाज द डिमांड ओरिएंटेड वाइल्डनेस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखो, स्टेडीनेस, आफ्टर ऑल दिस वाज डिमांड ओरिएंटेड स्टेडीनेस दे हैड यूज्ड टू जस्टिफाई टाइट मनी, ठीक है हो सकता है, अभी काटते नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो, एक्विंस। अब एक्विंस का मतलब क्या होता है? एक्विंस का मतलब होता है किसी चीज में सेटिस्फाई हो जाना, तो सेटिस्फाई होने की यहां कोई बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन 5 क्या, नैरेटिव। अब देखो नैरेटिव एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यहाँ पे, क्यों? बिकॉज नैरेटिव बहुत ज्यादा फिट होगा यहाँ पे, पढ़ के देखो, आफ्टर ऑल दिस वाज द डिमांड ओरिएंटेड नैरेटिव दे हैड यूज्ड टू जस्टिफाई टाइट मनी टू बिगिन विथ। मतलब उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे थे कि उनकी जो पॉलिसी है टाइट मनी की, उसने सारे के सारे अच्छे काम करे हैं। मतलब जो वो एक प्लॉट सेट करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सही बैठ रहा था इस ग्रेट मॉडरेशन वाले टाइम में। तो क्या मैं यहाँ पे ऑप्शन 5 मार्क कर सकता हूं, नैरेटिव? बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन 5, और बिल्कुल सही भी बैठ रहा है। आफ्टर ऑल दिस वाज द डिमांड ओरिएंटेड नैरेटिव, जो वो प्लॉट सेट कर रहे थे, दे हैड यूज्ड टू जस्टिफाई टाइट मनी टू बिगिन विद। मतलब ब्लैंक एफ का हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 5, दैट इज नैरेटिव। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, ये है हमारे जी से लेके जे तक के बाकी के ब्लैंक्स, ठीक है, इसको रीड करो। बट देन द वर्ल्ड चेंज, मतलब 1980 से लेके 2007 तक की बात हुई। अब ये बोल रहे हैं कि उसके बाद दुनिया बदलने लगी। फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड, low inflation was largely due to positive supply side shocks such as the baby boomer, fluid expansion of the labor force and the dash of many emerging countries into global trading system। क्या बोले ये अभी तक, इसका क्या मतलब है इस बात का? भाई अभी तक ये बोले हैं कि 1980s के बाद दुनिया बदलने लगी। फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड्स, लो इन्फ्लेशन वाज लार्जली ड्यू टू पॉजिटिव सप्लाई साइड शॉक्स। भाई जो लो इन्फ्लेशन था वो पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स की वजह से आ रहा था। अब ये पॉजिटिव सप्लाई साइड शॉक्स क्या है? इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे बेबी बूमर ने क्या करा था, उनकी वजह से जितना भी ये लेबर फोर्स का एक्सपेंशन था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। मतलब उन्होंने फ्यूल कर दिया था इस लेबर फोर्स एक्सपेंशन को, और इसकी वजह से क्या हुआ था? इसकी वजह से जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज थी वो एक ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में बदलने लगी, या ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट होने लगी। ठीक है भाई, ब्लैंक जी के ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन 1 इनहिबिट, ऑप्शन 2 इंटीग्रेशन, ऑप्शन 3 एलिनेशन, ऑप्शन 4 नो चेंज एंड ऑप्शन 5 डिबेस। डिबेस का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, तो भाई बेइज्जती यहाँ पे किसी की भी नहीं हो रही है। और इनहिबिट मतलब किसी चीज को रोकना, तो इनहिबिट भी नहीं है। भाई यहाँ पे तो ऐसी कुछ बात हो रही है कि साथ आने लगे या फिर किसी चीज में कन्वर्ट होने लगे। सारी इमर्जिंग कंट्रीज ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में इमर्ज होने लगी हैं, या कन्वर्ट होने लगी हैं, या साथ आ गई हैं। और यहाँ पे हमें ब्लैंक क्या दिया? हॉस्टिलिटी। और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी चीज से दुश्मनी करना या दूर भागना, तो हॉस्टिलिटी भी नहीं हो सकता। मतलब मेरा ऑप्शन 4 भी यहाँ गलत हो गया। दो ही ऑप्शन बचे अब, इंटीग्रेशन एंड एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, एलिनेट करना, एलियन बनाना, मतलब एलिनेट करना भी नहीं ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन बचा बस आखिरी मेरे पास, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फिट करके देखो, सच एज बेबी बूमर, फ्लूइड एक्सपेंशन ऑफ द लेबर फोर्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मेनी इमर्जिंग कंट्रीज इनटू ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब बाकी सारी जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज थी वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में इंटीग्रेट होने लगी, मतलब साथ में आके एक बड़ा ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बना दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 बिल्कुल सही और फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ब्लैंक जी मेरा क्या हो गया? ऑप्शन 2, दैट इज इंटीग्रेशन। फाइन, आगे चलें भाई, आगे रीड करो। दिस फोर्सेस बूस्टेड ग्रोथ वाइल लोअरिंग इन्फ्लेशन। भाई जितनी भी ये फोर्सेस थी जो इंटीग्रेट हुए थे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में, इनकी वजह से लोअर इन्फ्लेशन की ग्रोथ बढ़ने लगी। ओके, एंड द मॉनेटरी पॉलिसी फार फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग डिमांड वाज जनरली फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग बिलो टारगेट इन्फ्लेशन। भाई वो बोल रहे हैं कि और जो मॉनेटरी पॉलिसी थी फार फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग डिमांड रेस्ट्रिक्ट करने से काफी दूर, वो जनरली फोकस किस पे होती थी? भाई हमारा बिलो टारगेट इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, आगे पढ़ो। एज वी नाउ नो दैट लेड टू अ पीरियड ऑफ इजी मॉनेटरी कंडीशन विच टुगेदर विद फाइनेंशियल डीरेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स sowed the seeds of 2007 financial crisis and the ensuing recession। अब ब्लैंक एच मेरा क्या लिखा है? सोड। और पूरा सेंटेंस क्या है? सोड द सीड्स। अब भाई देखो, किसी भी सीड को, किसी भी बीज को गाड़ा ही तो जाता है, किसी भी चीज को बोया ही तो जाता है। और सोड द सीड ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बीज को बोना। इसका मतलब ब्लैंक एच ऑलरेडी बिल्कुल सही है। सोड द सीड मतलब इस बीज को बोया गया, जिसकी वजह से 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसके बाद का एंसुइंग रिसेशन भी आया। इस मतलब ऑप्शन एच बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर मैं क्या मार्क करूंगा? ऑप्शन 4, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑलरेडी बिल्कुल सही है ये पहले से ही। ठीक है, आगे रीड करो। द फंडामेंटल एनालिटिकल एरर as it still is today was a failure to dash
बिटवीन ऑल्टरनेटेड सोर्सेज ऑफ डिसइंफ्लेशन। भाई ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल और एनालिटिकल एरर हुआ था तब, जो आज भी हो रहा है एज इट इज स्टिल टुडे, वॉज अ फेलियर, हमारी बहुत बड़ा फेलियर था टू डैश बिटवीन ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ डिसइंफ्लेशन। जो अलग अलग सोर्सेज थे डिसइंफ्लेशन में, उसमें हम क्या नहीं कर पाए, वो वर्ड हमको यहां डालना है। क्या हम उनको डिग्रेड नहीं कर पाए? डिग्रेड बिटवीन ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ डिसइंफ्लेशन। भाई मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है ये ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 फोर बियर, फोर बियर मतलब सबसे आगे चलना, सबसे आगे चलने की कोई बात नहीं हो रही है। ऑप्शन 2 डिसयूनिटी, डिसयूनिटी बिटवीन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डिसइंफ्लेशन, ठीक है, हो सकता है। ऑप्शन 3 एसिड, एसिड मतलब किसी चीज को मान लेना, एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत है भाई, करेक्शन तो पक्का रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और ऑप्शन 5 डिस्टिंग्विश। अब डिस्टिंग्विश सुनने में काफी अच्छा लग रहा है भाई, डिस्टिंग्विश सेट करके देखो इस ऑप्शन में। द फंडामेंटल एनालिटिकल एरर देन as it is still is today was a failure to distinguish between alternate sources of disinflation। मतलब जो हमारा फंडामेंटल एनालिटिकल एरर तब हुआ था और आज भी हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो हमारा एरर क्या है, वो ये है कि हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डिसइंफ्लेशन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम अलग अलग नहीं रख पा रहे हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज को, मतलब उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 5 हमारा डिसइंफ्लेशन। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक चीजें समझ आ रही होंगी और ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट आप मीनिंग बाय मीनिंग, चेन बाय चेन समझते हुए आगे चल रहे होंगे। ठीक है, आगे रीड करो। द एंड ऑफ द ग्रेट डैश शुड हैव डिसअब्यूज पॉलिसी मेकर्स ऑफ देयर बिलीव दैट लो इन्फ्लेशन गारंटीज फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द एंड ऑफ ग्रेट डैश, एंड ऑफ ग्रेट डैश। अब आपने यहां पे पहले क्या पढ़ा था? ये देखो, हमने यहाँ पे पहले क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पढ़ा था, इस टाइम को क्या बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है ग्रेट मॉडरेशन। और अब आगे क्या बात कर रहा है? एंड ऑफ दिस टाइम, एंड ऑफ विच टाइम? ग्रेट मॉडरेशन ही तो वो टाइम है ना जो अब एंड हो रहा है यहाँ पे, समझे? तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? एंड ऑफ ग्रेट। आगे खुद से मार्क कर सकते हैं हम, ऑप्शन में ढूंढेंगे मॉडरेशन, ऑप्शन 5 मार्क करेंगे और मूव करेंगे जल्दी से फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। By end of great moderation should have disabused policy makers of their belief that low inflation guarantees future economic stability। भाई जो अभी तक वो मान के चल रहे थे कि लो इन्फ्लेशन से फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, भाई वो ग्रेट मॉडरेशन एंड होते ही उनको समझ आ गया कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा फाइनली लास्ट ब्लैंक भी फिल हो गया है और अब हमें ये समझ आ गया है इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या था। गाइस देखो, जब भी किसी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हो या किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हो, हमेशा एक बात को याद रखो कि आप चेन बाय चेन, लिंक बाय लिंक आगे बढ़ो, ऐसे कि आप जब एंड में पहुंचो ना तब भी आपको पहले पैराग्राफ का मतलब आता हो। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात करी थी भाई? हमने ये बात करी थी कि कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एक पॉलिसी लाना चाहते हैं दैट पॉजिटिव प्लस लो इन्फ्लेशन, और वो जो पॉलिसी थी वो भाई काफी डेंजरस और डिल्यूजन थी। आगे उन्होंने बताया डेंजरस क्यों था और फिर डिल्यूजन क्यों था, और आगे चलते चलते उन्होंने ये भी बताया कि काफी पॉलिसी मेकर्स को ये लगता था कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट उनकी वजह से नहीं, ग्रेट मॉडरेशन टाइम आ गया था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। और उसके बाद 1980 से लेके 2007 तक वो इसी पॉलिसी को फॉलो करते रहे। जो उनकी गलती थी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ डिसइंफ्लेशन में, और इसी की वजह से 2007 का इन्फ्लेशन भी आया और उसके बाद एनसुइंग रिसेशन भी आया। और फाइनली जब एक ग्रेट मॉडरेशन वाला टाइम एंड हुआ तब सारे पॉलिसी मेकर्स को समझ आया कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि लो इन्फ्लेशन को फ्यूचर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो गारंटी मान रहे थे। ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये वाला क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा समझ आया होगा, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी समझ आई होगी कि मैं अप्रोच कैसे करता था अपने क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस को। भाई मैं तो लिंक करते हुए आगे चलता था, सारे सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट करता था और उनके ऑप्शंस फिट करके देखता था, फिट होता था तो उसको मार्क कर देता था, नहीं समझ आता था तो मैं आगे बढ़ जाता था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वाले सेशन के बाद आपको भी क्लोज टेस्ट में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो डू लेट अस नो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने पीएस के साथ शेयर करें और इस चैंपियन सीरीज को हर उस बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करें जिसको भी इसकी नीड है और जिसको भी इससे मदद मिल सकती है। ठीक है गाइस, आगे आने वाले चैंपियन सीरीज के पार्ट्स में और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।